नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिकल लर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने DSSB एग्ज़ाम और आने वाले जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए थे। आज के वीडियो में हम आगे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड देखेंगे, जिससे कि हमारे ऑलमोस्ट जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं इस प्राचीन मध्यकालीन और ब्रिटिशकालीन शिक्षा प्रणाली से, जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं तो वो सारे हम अपने कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है कि यह प्रश्न आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में मदद करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपने प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अपने 30 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 30 PYQs हमने सॉल्व किए थे। कुछ आज के वीडियो में भी हम ऐसे ही 30 to 35 PYQ सॉल्व करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपको जो भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वो नहीं छूटेंगे और आप लोगों को इससे मदद भी मिलेगी आपकी तैयारी में। हमारा पहला प्रश्न है, मतलब क्वेश्चन नंबर 31, विद्यार्थियों का भावात्मक समावेशन डैश में प्रभावी है। मतलब है क्वेश्चन का कि जो विद्यार्थियों का भावात्मक समावेशन होता है वह किस चीज़ में प्रभावी होता है। तो इसका हो जाएगा, ऑप्शन है हमारे व्यक्तित्व निर्माण, ऑप्शन नंबर 2 कक्षा शिक्षण, ऑप्शन नंबर 3 अनुशासन, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। मतलब कि जब बच्चा या विद्यार्थी कोई भी जब भावनात्मक रूप से, मतलब इमोशनल उसका पार्टिसिपेशन होगा क्लास में, तभी उसका व्यक्तित्व निर्माण हो सकता है। कक्षा शिक्षण में भी वो प्रभावी होगा या हेल्पफुल होगा और अनुशासन में भी वो मदद करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 32, शिक्षा की डाल्टन प्रणाली द्वारा विकसित की गई है। जो शिक्षा की डाल्टन प्रणाली है, डाल्टन प्रणाली, वह किसके द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन है हमारे मारिया मॉन्टेसरी, ऑप्शन नंबर 2 जॉन ड्यूवी, ऑप्शन नंबर 3 हेलन पार्कहर्स्ट, ऑप्शन नंबर 4 टी रोमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हेलन पार्कहर्स्ट। ये थोड़ा सा इन लोगों ने नाम लिखने में गलती करी है, ये मिसप्रिंट मतलब है मिस, यहाँ पे हेलन पार्कहर्स्ट होगा। तो ये ट्रांसलेशन की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हेलन पार्कहर्स्ट। और अगला हमारा प्रश्न है, या अमेरिका में विकसित की गई थी। जो यह हमारी प्रणाली है या कहाँ विकसित की गई थी, तो यह अमेरिका में विकसित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलन पार्कहर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33, वैदिक कालीन भारत में विद्यालयी प्रणाली का पहले रूप डैश के नाम से जाना जाता था। तो अभी जैसा हम लोगों ने जब अपने MCQ जब हम प्रैक्टिस वाले कर रहे थे, प्रैक्टिस सेशन जो हमने किए थे इससे पहले, उनमें जब हम प्राचीन कालीन शिक्षा पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो ये वही क्वेश्चन है, वैदिक कालीन भारत में विद्यालयी प्रणाली का पहले रूप डैश के नाम से जाना जाता था। मतलब जो विद्यालयी प्रणाली थी हमारी, उसमें डैश के रूप में मतलब किस नाम से जाना जाता था। तो हमारे ऑप्शन है टोल, ऑप्शन नंबर 2 पाठशाला, ऑप्शन नंबर 3 गुरुकुल, ऑप्शन नंबर 4 मदरसा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 गुरुकुल। यानी कि वैदिक कालीन भारत में जो विद्यालयी प्रणाली होती थी, यानी कि विद्यालय को किस नाम से जानते थे, गुरुकुल के नाम से जानते थे। मतलब जो हमारे विद्यालय होते थे वो क्या कहलाते थे, गुरुकुल कहलाते थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय को ही हम गुरुकुल कहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, द्विध्रुवीय शिक्षा प्रणाली का विचार किसने प्रस्तावित किया था। तो हम जानते हैं कि द्विध्रुवीय जो शिक्षा प्रणाली है, एक द्विध्रुवीय होती थी और एक त्रिध्रुवीय होती थी। तो ये ध्यान देने वाली बात है, हम जल्दबाजी में कभी कभी आंसर हम त्रिध्रुवीय का लगा देते हैं, लेकिन प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, द्विध्रुवीय शिक्षा के बारे में पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 सर जॉन ड्यूवी, ऑप्शन नंबर 2 सर जॉन एडम, ऑप्शन नंबर 3 स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर 4 श्री अरविंदो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 सर जॉन एडम। तो सर जॉन एडम जो थे उन्होंने ही
द्विध्रुवीय शिक्षा प्रणाली का कॉन्सेप्ट दिया था। तो द्विध्रुवीय शिक्षा प्रणाली सर जॉन एडम की देन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सारे जितने भी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं सबके नीचे उनका ईयर लिखा हुआ है कि वो कब आए हुए हैं। ये ऊपर वाला क्वेश्चन हमारा DSSB एग्ज़ाम 2018 में आया हुआ है प्राइमरी शिक्षक के लिए। तो अगला प्रश्न है हमारा 35, अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है। तो पूछा गया है जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है हमारी अनौपचारिक शिक्षा, उनके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। ये चीज़ याद रखनी है, नहीं है, यहाँ पे सत्य पूछा गया है। तो इनमें ऑप्शन है हमारे, इसमें एक निश्चित लक्ष्य है, इसका एक निश्चित लक्ष्य होता है अनौपचारिक शिक्षा का। देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, इसमें एक संगठित संस्था शामिल है। क्या कोई संगठित संस्था शामिल होती है जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है? इसकी शिक्षण की एक निश्चित विधि है, एक प्रॉपर और निश्चित विधि होती है, या फिर यह अचेतन अध्ययन उपलब्ध कराता है। तो इसका बताना है अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें एक निश्चित लक्ष्य होता है, जो अनौपचारिक शिक्षा हमारी होती है उसका एक निश्चित लक्ष्य होता है। अब संगठित संस्था तो कोई होती नहीं है, विद्यालय जैसी कोई संस्था होती नहीं है अनौपचारिक शिक्षा में, हम कहीं भी चलते फिरते सीख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई निश्चित विधि भी नहीं होती है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस भी नहीं होता है। कभी हम न्यूज़पेपर के थ्रू, कभी हम मैगजीन्स के थ्रू, कभी हम TV देखकर, कभी हम अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, तो हम चलते फिरते कैसे न कैसे सीखते ही रहते हैं। अचेतन अध्ययन भी या उपलब्ध नहीं करवाता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें एक निश्चित लक्ष्य होता है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से किस शब्द का अर्थ प्रशिक्षित करना है। तो कुछ शब्द हैं उनमें से पूछा गया है किस शब्द का अर्थ प्रशिक्षित करना है। मतलब तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर 1 एजुकेटम, ऑप्शन नंबर 2 एजुसियर, ऑप्शन नंबर 3 एजुकेयर, ऑप्शन नंबर 4 एग्रेस। तो इसमें से वह कौन सा शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशिक्षित करना। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट हो जाएगा हमारा एजुकेटम। तो जो एजुकेटम वर्ड है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है प्रशिक्षित करना। इसी शब्द से हमारा एजुकेशन शब्द बना है, एजुकेटम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एजुकेटम जो शब्द है उसका अर्थ होता है प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस शिक्षाविद को किंडरगार्टन प्रणाली के उद्भवकर्ता का श्रेय दिया जाता है। इनमें से कौन से हमारे शिक्षाविद हैं जिनको किसके लिए किंडरगार्टन प्रणाली का उद्भवकर्ता या जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर 1 फ्रेडरिक फ्रॉबेल, ऑप्शन नंबर 2 मारिया मॉन्टेसरी, ऑप्शन नंबर 3 हेरिक पेस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4 जॉन डीवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेडरिक फ्रॉबेल। हम सब जानते हैं कि किंडरगार्टन प्रणाली किसने दी थी, तो फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 फ्रेडरिक फ्रॉबेल। तो इस फ्रॉबेल के बारे में कुछ हम फैक्ट जान लेते हैं। जो हमारे फ्रॉबेल हैं वो कहाँ के निवासी थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे फ्रॉबेल जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। फ्रॉबेल के गुरु का नाम था पेस्टोलॉजी के शिष्य थे हमारे फ्रॉबेल। इन्होंने ही जो किंडरगार्टन या बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट दिया है, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, बालवाड़ी भी कहते हैं। बालवाड़ी या आंगनवाड़ी हमारे यहाँ जो होता है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, फ्रेडरिक फ्रॉबेल का दिया हुआ है। तो किंडरगार्टन जो है वो किसकी देन है, तो फ्रेडरिक फ्रॉबेल की है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से किस विचारक ने इंडियन फिलॉसफी पुस्तक लिखा। जो इंडियन फिलॉसफी पुस्तक है वह किसने लिखी है, किसकी लिखी हुई है। हमारे ऑप्शन है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ऑप्शन नंबर 2 प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर 4 गिजुभाई बड़ेका। तो जो हमारी इंडियन फिलॉसफी बुक है उसके लेखक का नाम हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे हमारे, उन्होंने लिखी थी इंडियन फिलॉसफी नामक पुस्तक। या हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और इन्हीं के जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। इन्हीं के जन्म पर हम शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। शिक्षक दिवस जो मनाते हैं वह 5 सितंबर को इन्हीं के जन्म दिवस पर ही मनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है हमारा
सुकरात, प्लेटो और अरस्तु डैश विचारक थे। मतलब देश पूछा गया है, सुकरात थे, प्लेटो थे और अरस्तु थे, ये कहाँ के विचारक थे? ऑप्शन है हमारे रोमन के, ऑप्शन नंबर 2 यूनानी, ऑप्शन नंबर 3 आयरिश, ऑप्शन नंबर 4 उक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यूनानी थे। या तीनों ही, सुकरात हो चाहे प्लेटो हो चाहे अरस्तु हो, या तीनों ही कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। और ये सब क्या थे? आदर्शवादी थे। क्या थे? ये चीज़ याद रखने वाली है, ये सब आदर्शवादी थे। और हमारे रूसो क्या थे? हमारे जो रूसो थे, रूसो की अगर बात करें तो रूसो थे प्रकृतिवादी। रूसो जो थे वो प्रकृतिवादी थे। लेकिन अगर हम इन तीनों लोगों की बात करते हैं, जो सुकरात हैं, प्लेटो हैं और अरस्तु हैं, तो यह तीनों क्या थे? आदर्शवादी। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यूनानी थे और ये आदर्शवादी थे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, गैर औपचारिक शिक्षा के मामले में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब पूछा गया है गैर औपचारिक शिक्षा के बारे में, अभी अनौपचारिक के बारे में। औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक 3 तरह की शिक्षा हमारी होती हैं। तो अब पूछा गया है गैर औपचारिक शिक्षा के मामले में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस बार थोड़ा सा हम ध्यान देकर पढ़ेंगे कि नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे, यह अध्येता उन्मुख है, ऑप्शन नंबर 2 यह परीक्षण उन्मुख है, ऑप्शन नंबर 3 यह जीवनोन्मुख है, ऑप्शन नंबर 4 यह आवश्यकता उन्मुख है। मतलब है कि यह अध्येता उन्मुख है, परीक्षण उन्मुख है, जीवनोन्मुख है या फिर आवश्यकता उन्मुख है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यह परीक्षण उन्मुख है। क्योंकि नहीं पूछा गया है ना, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह परीक्षण उन्मुख है। मतलब कि यह अध्येता उन्मुख भी होती है, जीवनोन्मुख भी होती है, आवश्यकता उन्मुख भी होती है, और जो नहीं होती है वो है परीक्षण उन्मुख, मतलब परीक्षण उन्मुख नहीं होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है ना, सत्य नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यह परीक्षण उन्मुख है। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वह करेक्ट हैं इसके लिए, और यही जो है वह करेक्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह परीक्षण उन्मुख है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, शिक्षा नीति शिक्षा के डैश के आधार पर निर्धारित होती है। शिक्षा नीति जो है वो शिक्षा के डैश के आधार पर निर्धारित होती है। तो यहाँ पर क्या वर्ड होगा जिसके आधार पर शिक्षा नीति निर्धारित होती है? ऑप्शन है हमारे प्रणाली, ऑप्शन नंबर 2 प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 3 स्थान, ऑप्शन नंबर 4 लक्ष्य। तो किसके हिसाब से हमारी जो शिक्षा नीति होती है वह निर्धारित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी हमारा शिक्षा का लक्ष्य होता है उसके हिसाब से हमारी क्या होती है, जो शिक्षा नीति होती है वह निर्धारित होती है। तो लक्ष्य के हिसाब से शिक्षा नीति निर्धारित होती है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, भारत में स्कूली प्रणाली वैदिक काल में डैश प्रणाली के रूप में आरंभ हुआ। तो जो हमारे भारत में स्कूली प्रणाली है वह वैदिक काल में डैश प्रणाली के रूप में आरंभ हुई थी। तो वह क्या थी जिस प्रणाली के रूप में आरंभ हुई थी? ऑप्शन है हमारे मदरसा, ऑप्शन नंबर 2 गुरुकुल, ऑप्शन नंबर 3 पाठशाला, ऑप्शन नंबर 4 मकदब। तो हम भी जानते हैं कि जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी वह उसमें जो स्कूल होते थे उनको गुरुकुल कहा जाता था, तो इसीलिए गुरुकुल प्रणाली के रूप में आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, ये ऐसे इस तरह के हम सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे वो प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, जो हमने MCQs की क्लासेस सॉल्व करी थी उसमें किया था। और देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा वो 2018 में आया हुआ भी है। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्राइमरी शिक्षक परीक्षा में ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है हमारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुकुल, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, इस कृत्रिम शिक्षा के विरुद्ध वास्तविक आंदोलन के नेतृत्व में आरंभ हुआ। कृत्रिम शिक्षा के विरुद्ध वास्तविक आंदोलन के रूप में क्या किसने आरंभ किया? जो हमारी कृत्रिम शिक्षा थी, आर्टिफिशियल एजुकेशन, उसके विरुद्ध एक आंदोलन किया था। तो वह किसने किया था? ऑप्शन है हमारे जे रूस, मतलब जीन जैक्स रूसो की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर 2 बेकन और कॉमेनियस, ऑप्शन नंबर 3 है जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर 4 है इमैनुअल कांट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बेकन और कॉमेनियस। इन्होंने क्या किया था? वास्तविक आंदोलन किया था एक कृत्रिम शिक्षा के विरुद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेकन और कॉमेनियस। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, उत्पत्ति के अनुसार शब्द एजुकेशन लैटिन जड़ के
अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे निकला है। बस पूछा गया है, इतना क्वेश्चन को घुमाया गया है, बाकी मतलब है कि जो लैटिन एजुकेशन है वह लैटिन वर्ड में से इनमें से किस वर्ड से निकला हुआ है या किस वर्ड से बना हुआ है। हमारे ऑप्शन है एजुकेयर, ऑप्शन नंबर 2 एजुसियर, ऑप्शन नंबर 3 एजुकेटम, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये सारे ही वर्ड सही दिए हुए हैं। एजुकेशन शब्द जो है वो एजुकेयर वर्ड से भी बना है, एजुसियर वर्ड से भी बना है और एजुकेटम वर्ड से भी बना है। तो इसका जो रूट वर्ड है वह यह तीनों हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वह उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा की एक प्रक्रिया है जो एक सटीक तरीके से पाठ्यक्रम सीमित और परीक्षोन्मुख है। अब यहाँ पे कौन सी शिक्षा होगी, औपचारिक, अनौपचारिक या गैर औपचारिक या दूरस्थ शिक्षा, इस खाली जगह में, जो कि एक प्रक्रिया है जो एक सटीक तरीके से पाठ्यक्रम सीमित और परीक्षोन्मुख होती है। तो हम सभी जानते हैं पाठ्यक्रम सीमित हो और परीक्षोन्मुख हो, मतलब जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए उसका अंतिम लक्ष्य क्या हो कि परीक्षा हमारी करानी है, उसके हिसाब से हमें अपना सिलेबस क्या करना है, तैयार करना है, और हमारे पास लिमिटेड एक करिकुलम हो। तो जो ऐसा प्रावधान किस शिक्षा में होता है हमारा, तो ऐसा प्रावधान हमारा होता है औपचारिक शिक्षा में। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 औपचारिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, शिक्षा का द्विध्रुवी प्रक्रिया का विचार डैश द्वारा विकसित है। यह 2018 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले भी आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं अपने, सर जॉन ड्यूवी, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 सर जॉन एडम, ऑप्शन नंबर 3 सर आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर 4 सर रिचार्ड ब्रेन। तो इसका करेक्ट क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे सर जॉन एडम। तो सर जॉन एडम जो हमारे हैं उनको शिक्षा की द्विध्रुवी प्रक्रिया के विचार को विकसित करने के रूप में जाना जाता है, कि इन्होंने ही जो द्विध्रुवी प्रक्रिया का विचार था वह सर जॉन एडम ने दिया था। ऐसे ही अगर हम बात करें सर जॉन ड्यूवी की, तो इन्होंने दिया था त्रिध्रुवीय, ठीक है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का जो कॉन्सेप्ट था वह दिया था सर जॉन ड्यूवी ने, और सर जॉन एडम ने जो दिया था वह थी हमारी द्विध्रुवीय प्रक्रिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके दो ध्रुव क्या क्या होते हैं, तो एक तो ध्रुव हमारा होता है इसका टीचर यानी कि शिक्षक, और एक दूसरा ध्रुव होता है इसका वह है विद्यार्थी। तो दो हमारे इसके जो ध्रुव हैं वह शिक्षक और विद्यार्थी हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 सर जॉन एडम। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 है, शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया द्वारा चलाई गई थी, डैश द्वारा चलाई गई थी। ऑप्शन है हमारे कार्लोट मैसन, ऑप्शन नंबर 2 फ्रेडरिक फ्रॉबेल, ऑप्शन नंबर 3 जॉन डेवी, ऑप्शन नंबर 4 मारिया मॉन्टेसरी। यह भी क्वेश्चन हमारा प्राइमरी शिक्षक परीक्षा 2018 में आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी हमने डिस्कस किया है कि हम जानते हैं सर जॉन ड्यूवी को जानते हैं किसके रूप में, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के जनक के रूप में जानते हैं हम सर जॉन ड्यूवी को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है हमारा, डैश शिक्षा जीवनोन्मुखी है। इनमें से कौन सी शिक्षा है जो कि जीवनोन्मुखी है। देखिए हर शिक्षा का एक ना एक उद्देश्य होता है, तो पूछा गया है इनमें से कौन सी शिक्षा है जो कि जीवन उन्मुख है, मतलब जीवन को जीवन की तरफ ले जाने वाली है। ऑप्शन है हमारे औपचारिक, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 गैर औपचारिक, ऑप्शन नंबर 3 अनौपचारिक, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा जो हमारी है वह कैसी होती है, जीवनोन्मुखी होती है। ठीक, अब इनमें से सबका अलग अलग उद्देश्य होता है, कोई परीक्षोन्मुख होती है, कोई जीवनोन्मुख होती है, कोई अध्येता उन्मुख होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो जीवनोन्मुखी होगी शिक्षा वह हो जाएगी हमारी अनौपचारिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, ट्रू एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। ट्रू एजुकेशन एक बुक है हमारी एजुकेशन से रिलेटेड, उसके लेखक पूछे गए हैं। ऑप्शन है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 4 स्वामी विवेकानंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ट्रू एजुकेशन के पुस्तक के लेखक हैं हमारे वह हैं हमारे महात्मा गांधी जी। गांधी जी द्वारा लिखित यह पुस्तक है ट्रू एजुकेशन। ट्रू एजुकेशन जो बुक है वह लिखी गई है महात्मा गांधी जी द्वारा।
इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। डैश को पश्चिमी विश्व को वेदांत का भारतीय दर्शन और योग का परिचय कराने वाली शख्सियत समझा जाता है। तो हमारे पास 4 शख्सियत के नाम दिए हुए हैं, उनमें से कौन सी शख्सियत हैं जिनको हम पश्चिमी विश्व को वेदांत का भारतीय दर्शन और योग का परिचय और वेदांत का भारतीय दर्शन का परिचय कराने वाली शख्सियत समझा जाता है। तो ऑप्शन है हमारे गीजूभाई बड़ेका, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 श्री अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर 3 स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। अब इस क्वेश्चन में हम सब जानते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग लगाएंगे मोस्टली लोग यही लगाएंगे स्वामी विवेकानंद, पर इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा श्री अरविंद घोष। अरबिंदो की बात हो रही है, श्री अरबिंदो की, इनको माना जाता है वेदांत का भारतीय दर्शन और योग का परिचय पश्चिमी विश्व में कराने का के लिए इनको श्रेय दिया जाता है। वैसे हमारे स्वामी विवेकानंद को भी जाना जाता है, लेकिन इसका जो आयोग ने माना है, क्योंकि 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर जो आयोग ने माना है वो श्री अरविंद घोष को ही माना है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री अरविंद घोष। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। डैश दिनों में शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः अनौपचारिक होती है। कौन से वह दिन होते हैं जिनमें शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः पूरी तरीके से क्या होती है, अनौपचारिक होती है, इनफॉर्मल ही होती है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 प्रारंभिक, ऑप्शन नंबर 2 आधुनिक, ऑप्शन नंबर 3 मतलब प्रारंभिक और आधुनिक दोनों, ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा होती है, जो हमारे घर में हमें मिलती है, हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा, हमारे घर की फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, तो वह हमारी कैसी होती है, टोटली इनफॉर्मल ही होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा, जो हमारी प्रारंभिक दिनों में जो शिक्षा होती है, शिक्षा की प्रक्रिया होती है, वह पूर्णतः अनौपचारिक होती है। सिर्फ और सिर्फ बालक अपने आसपास के वातावरण से, अपने माता पिता से ही सीखता है, और सबसे पहली शिक्षक माता होती हैं बालक की। अगला हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 52। जीवन का उच्चतम लक्ष्य डैश में भौतिक सफलता प्राप्त करना है। जीवन का उच्चतम लक्ष्य भौतिक सफलता। अब ये भौतिक सफलता मतलब जितनी भी ये फिजिकल अचीवमेंट हमारी हैं, यह प्राप्त करना कौन से देश में या कौन से देश का उच्चतम लक्ष्य है, हायर लक्ष्य है। तो ये भारतीयों का है, ऑप्शन है हमारे भारतीयों का, या फिर रोमन, या फिर यूनानी, या फिर अमेरिकी। तो हम सभी जानते हैं जो भौतिकवाद पे, भौतिक सफलता पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, वह हो जाते हैं हमारे अमेरिकी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अमेरिकी। यह भी 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, या तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिकी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। डैश शताब्दी में व्यवहारवाद की संकल्पना का उद्भव हुआ। कौन सी शताब्दी में व्यवहारवाद की संकल्पना का उद्भव हुआ था? तो इसके ऑप्शन है हमारे 17वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर 2 18वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर 3 19वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर 4 20वीं शताब्दी। इसका करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 18वीं शताब्दी। तो 18वीं शताब्दी में किसका कॉन्सेप्ट, व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो आया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। डैश की अनुपस्थिति में कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है। ऐसी क्या चीज़ है जिसकी अनुपस्थिति में कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक प्रगति, ऑप्शन नंबर 2 राजनैतिक प्रगति, ऑप्शन नंबर 3 आर्थिक प्रगति, ऑप्शन नंबर 4 तकनीकी प्रगति। तो इन सब में कौन सी वह प्रगति है जिसके बिना राष्ट्र उन्नति कर ही नहीं सकता है, या राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है? तो इसका करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आर्थिक प्रगति। तो यदि हमारी आर्थिक स्थिति हमारे देश की सही नहीं है तो राष्ट्र कभी भी प्रगति नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना हम शिक्षा पे ध्यान दे पाएंगे, ना हम स्वास्थ्य पे ध्यान दे पाएंगे, और ना ही हम अपने भोजन पर या फिर अन्य चीज़ों पर भी हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आर्थिक प्रगति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। भारत में गुरुकुल विद्यालय प्रणाली
डैश काल के दौरान आरंभ हुई। तो गुरुकुल जो हमारी विद्यालय प्रणाली थी वह कौन से समय में हमारी आरंभ हुई थी? ऑप्शन है हमारे मध्यकाल में, वैदिक काल में, या फिर शास्त्रीय काल में, या फिर पूर्व ऐतिहासिक काल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं और 2018 में यह क्वेश्चन फिर से आया है। तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर वैदिक काल में। तो वैदिक काल में जो गुरुकुल विद्यालय होते थे उनको वैदिक काल में ही गुरुकुल विद्यालय प्रणाली जो होती थी वह पाई जाती थी। मतलब जो शिक्षा होती थी वह कहाँ होती थी? गुरुकुलों में होती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। औपचारिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब इस नहीं वर्ड को हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जब भी नहीं आ जाता है तो हमें वह प्रश्न थोड़ा सावधान होकर पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पूछा किसके बारे में गया है? फॉर्मल एजुकेशन के यानी औपचारिक शिक्षा के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे, इसका एक निश्चित लक्ष्य है। इसमें ऑप्शन नंबर 2, इसमें एक संगठित संस्था शामिल है। ऑप्शन नंबर 3, इसकी एक निश्चित शिक्षण विधि है। ऑप्शन नंबर 4, यह अचेतन अध्ययन उपलब्ध कराता है। तो जो औपचारिक शिक्षा है उसके संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह अचेतन अध्ययन उपलब्ध कराती है। तो नहीं पूछा गया है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यह हमें अचेतन अध्ययन उपलब्ध कराती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो सत्य नहीं पूछा गया है ना, इसका मतलब है कि इसका एक निश्चित लक्ष्य होता है। बिल्कुल सही बात है, जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है उसका एक निश्चित लक्ष्य होता है। इसमें एक संगठित संस्था भी शामिल होती है, चाहे वह विद्यालय हो चाहे वह विश्वविद्यालय हो, कोई ना कोई हमारी औपचारिक शिक्षा में एक संगठित संस्था शामिल होगी। इसकी एक निश्चित शिक्षण विधि होती है, बिल्कुल कोई ना कोई एक प्रॉपर निश्चित विधि होगी कि हाँ इसी विधि से शिक्षण किया जाएगा। तो ये तीनों इस बारे में क्या होते हैं? करेक्ट होते हैं। और यह जो हमारा ऑप्शन होता है यह गलत होता है और यही पूछा गया है कि सत्य नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह अचेतन अध्ययन उपलब्ध कराता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 57, एक प्रक्रिया जिसमें बच्चों का ज्ञान, चरित्र और व्यवहार ढलता और आकार लेता है, उस प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। वह कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चों का ज्ञान, चरित्र और व्यवहार ढलता है या फिर आकार लेता है यानी शेप होता है? ऑप्शन है हमारे शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2 प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर 3 अध्ययन, ऑप्शन नंबर 4 विकास। तो उस प्रोसेस के बारे में बताना है जिसमें बच्चे का ज्ञान, चरित्र और व्यवहार ढलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा जो वो होगा शिक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, सभी समस्याओं के हल की ओर जाने वाला सबसे वृहद मार्ग शिक्षा है। अब यह हमारा एक स्टेटमेंट है, वह दिया किसने है यह पूछा जाएगा आपसे। सभी समस्याओं के हल की ओर जाने वाला सबसे वृहद मार्ग शिक्षा है। शिक्षा की संकल्पना पर यह कथन डैश द्वारा कहा गया है। ऑप्शन है हमारे विवेकानंद, ऑप्शन नंबर 2 अरस्तु, ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसमें पूछा गया है कि किसने यह स्टेटमेंट दिया है कि सभी समस्याओं के हल की ओर जाने वाला सबसे वृहद मार्ग क्या है? हमारा शिक्षा है। तो इसका करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो टैगोर जी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी समस्या हो सबके हल की ओर ले जाने वाला जो सबसे बड़ा यानी कि सबसे वृहद मार्ग है वह हमारा शिक्षा ही होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, ठीक, इनको गुरुदेव भी कहा जाता है। और इन्होंने शांति निकेतन की भी स्थापना करी जो कि कहाँ है? कोलकाता में है। और 1913 में साहित्य का इनको क्या मिला था? 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल इनको मिला था। यह पहले एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा टैगोर जी जो थे उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, अध्ययन की प्रक्रिया जहाँ तक संभव हो आनंददायक होनी चाहिए और श्रम साध्य नहीं होनी चाहिए। मतलब आनंददायक होनी चाहिए लेकिन श्रम साध्य नहीं होनी चाहिए। यह डैश के शब्द हैं, यह किसके शब्द हैं? हमारे ऑप्शन हैं महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सर अरबिंदो या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो यह बात किसने कही है या इस बात पर किसने जोर दिया है कि जो हमारी जो अध्ययन की प्रक्रिया होनी चाहिए वो कैसी? आनंददायक होनी चाहिए, श्रम साध्य नहीं होनी चाहिए।
चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब तक शिक्षा बच्चे के लिए आनंददायक नहीं होगी तब तक वह अच्छे से सीखेगा नहीं। तो इसीलिए यह श्रमसाध्य केवल नहीं होनी चाहिए, या कैसी होनी चाहिए, आनंददायक होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। या भी ऊपर वाला हमारा क्वेश्चन देखिए 2018 में आया हुआ है, तो सारे ही आए हुए क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, शिक्षा का कार्य मानव को बनाना है जो एकीकृत है और इसलिए वे डैश हैं। तो शिक्षा का कार्य क्या होता है, मानव को बनाना होता है। मतलब मानव बनाना मतलब शारीरिक बनावट की बात नहीं हो रही है, पूरा मानव कैसे बनता है तो उसकी बात हो रही है, उसके व्यक्तित्व से लेकर, उसके ज्ञान से लेकर, उसकी सामाजिक हर तरीके के पहलू की बात हो रही है, जो एकीकृत है और इसलिए वे डैश हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे इसके जो वह है गौरतलब। ऑप्शन नंबर 2 बुद्धिमान, ऑप्शन नंबर 3 अमीर, ऑप्शन नंबर 4 मूर्ख। तो शिक्षा का कार्य मानव को क्या बनाना है, गौरतलब बनाना है, बुद्धिमान बनाना है, अमीर बनाना है और मूर्ख बनाना है। तो इसका करेक्ट जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बुद्धिमान बनाना। तो शिक्षा का कार्य मानव को बनाना है जो एकीकृत है और क्या है, वे बुद्धिमान है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। किस दर्शन के अनुसार वासना एवं तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में है। मतलब जो मूल समस्या है वह क्या है, वासना और तृष्णा। मनुष्य परेशान किसके कारण है, सिर्फ और सिर्फ वासना के कारण और तृष्णा के कारण। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 वेदांत, ऑप्शन नंबर 2 जैन, ऑप्शन नंबर 3 बौद्ध, ऑप्शन नंबर 4 सांख्य। तो कौन सा दर्शन ऐसा है जिसका मानना है कि जो वासना और तृष्णा है वह मनुष्य की समस्याओं का मूल है, मतलब जो मूल कारण है वह वासना और तृष्णा ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में माना गया है कि वासना और तृष्णा ही ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को दुखी करती है, या मनुष्य के दुख के कारण ही यह दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन अस्तित्ववादी हैं। इनमें से पूछा गया है कि कौन अस्तित्ववादी हैं। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर 2 रूसो, ऑप्शन नंबर 3 सार्त्रे, ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा फ्रॉबेल। तो इनमें से अस्तित्ववादी पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सार्त्रे। जो सार्त्रे थे वह क्या थे, अस्तित्ववादी थे। यह कहाँ के थे दार्शनिक, तो यह बहुत ही फेमस फ्रांसीसी दार्शनिक थे, मतलब फ्रांस के थे, तो फ्रांसीसी दार्शनिक थे। कौन, सार्त्रे। तो सार्त्रे को फ्रांसीसी दार्शनिक के रूप में जाना जाता है, और यह क्या थे, एक अस्तित्ववादी थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सार्त्रे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबंधित नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पूछा गया है क्या चीज़ संबंधित नहीं है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि विद्यालय में शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबंधित नहीं है। प्रकार यानी कि फंक्शन के रूप में कौन सा जो है वो विद्यालय से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान मूल्य रीति रिवाजों आदि का संरक्षण, ऑप्शन नंबर 2 धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान, ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक विकास हेतु मार्ग निर्देशन, ऑप्शन नंबर 4 है भावी भूमिका के निर्वहन हेतु बच्चों का सामाजिकरण। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान। अब धार्मिक समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता है हमारे विद्यालय में, या विद्यालयी जो भी फंक्शन होते हैं विद्यालयी शिक्षा के, वहाँ से ये धार्मिक समस्याओं का समाधान रिलेटेड नहीं होता है। बाकी ज्ञान मूल्य रीति रिवाजों आदि का संरक्षण भी हम करेंगे, यह भी सही बात है। सामाजिक विकास हेतु मार्ग निर्देशन भी हम बच्चे का करेंगे, भावी भूमिका के निर्वहन हेतु बच्चों का सामाजिकरण भी करेंगे, तो यह भी करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो इसलिए नहीं के हिसाब से हमारा जो करेक्ट हो जाएगा, संबंधित नहीं है, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान। ऐसा कोई समाधान हम विद्यालयी शिक्षा में नहीं करते हैं, या विद्यालयी शिक्षा का ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है। यह बिहार स्टेट का आया हुआ क्वेश्चन है, जो हमने अभी किया है वह बिहार स्टेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। शिक्षा के दर्शन को कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा। अब जो शिक्षा का ऐसा कौन सा दर्शन है, शिक्षा के कुछ दर्शन है, उनमें से कौन सा दर्शन है जो कि जो डार्विन का विकासवाद था उसके सिद्धांत के थोड़ा सा सिमिलर है या फिर दोनों लगभग एक जैसी ही बात करते हैं, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 प्रयोजनवाद, ऑप्शन नंबर 2 आदर्शवाद, ऑप्शन नंबर 3 प्रकृतिवाद, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद जो है वह किसके निकट पाया जाता है, डार्विन के विकासवाद के निकट पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रकृतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। जो जैन होते हैं, जैनों के अनुसार, उनके मत के अनुसार जो हमारा शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। ऑप्शन है हमारे परोपकार, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 दया और त्याग, ऑप्शन नंबर 3 मुक्ति, ऑप्शन नंबर 4 अहिंसा। तो इसमें से कौन सा उनका परम लक्ष्य या अंतिम लक्ष्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मुक्ति। मुक्ति पाना क्या होता है, जैन मुक्ति या मोक्ष जो होता है वह सबका ही, हर एक दर्शन का लगभग परम लक्ष्य होता है। पर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे परोपकार, दया एवं त्याग, अहिंसा, इस सब के अलावा जो अंतिम लक्ष्य होता है कि लास्ट में सबसे, तो वह हो जाता है हमारा मुक्ति। अब यहाँ पे मुक्ति या मोक्ष को जो है वो कैवल्य के नाम से जाना जाता है। कौन से धर्म में, जैन धर्म में। जैसे कि मोक्ष के नाम से जाना जाता है हमारा हिंदू धर्म में, वैसे ही जैन धर्म में जो जैन मतानुसार होता है वह कैवल्य क्या होता है, जो सर्वोच्च या परम उद्देश्य होता है जीवन का, यह क्या होता है, सर्वोच्च या फिर परम जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है, कैवल्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मुक्ति, यानी कि जो कैवल्य होता है वही होता है अंतिम लक्ष्य जैन मतानुसार। इस तरीके से हम लोगों ने अपने टोटल 65 क्वेश्चन जो PYQ थे हमारे, टोटल 65 आज की क्लास में पूरे किए हैं। टोटल मतलब किए हैं, आज हमने 35 किए हैं और इससे पहले की क्लास में हमने 30 किए थे। तो इस तरह हम लोगों ने जो 65 टोटल हमारे हैं वह हमने PYQ कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह PYQ जो है वो हेल्पफुल हुए होंगे या फिर थोड़ा बहुत आपकी तैयारी में मदद करेंगे। या PYQ आप लोग ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके जो भी दोस्त हैं, अगर वह इस DSSB एग्ज़ाम की या फिर आने वाले किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिए, उनको भी मदद मिलेगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।